बच्चों, उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे और पढ़ाई को भी बढ़िया कर रहे होंगे। 11th क्लास के लिए आज मैं डिस्कशन करूंगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का, और ये डिटेल्ड वन शॉट रहने वाला है। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू से लेकर अंत तक हर टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। और इसके बीच बीच में मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी टिक कराऊंगा, जो आप अपनी कॉपी में टिक कर लीजिएगा, जो एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जाता है। तो सब कुछ क्लियर होगी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट कवर होने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं बताने वाला हूं। अगर अरविंद सर की ये मेहनत आपको पसंद आए तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट फिजिक्स का, और सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, डिटेल्ड वन शॉट है बेटा, जहां सभी कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ बचेगा नहीं। शुरू से अंत तक ध्यान से। अच्छा, कुछ बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ मिल जाए, तो बहुत आसानी से पीडीएफ ले सकते हैं। आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐप में जाएंगे तो इस स्टोर सेक्शन में आप देखिएगा, यहां एक कोर्स दिखेगा, क्लास 11 फिजिक्स फ्री पीडीएफ। यहां पर इसके अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वो अनलॉक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर मैंने प्राइस रख दिया है लाखों में, जैसे गलती से कोई बच्चा खरीद ना ले, क्योंकि इसके अंदर जो भी पीडीएफ है वो सारी अनलॉक है। आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। तो सिंपल एज दैट, अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और फ्री पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो यहां से डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाई के लिए हेल्प हो सकती है। बाकी अपडेट्स के लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर मैं आपको राइट गाइडेंस देता रहता हूं और अपडेट्स देता हूं, जिससे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के लिए वो करेक्ट डायरेक्शन में हो और अच्छा रिजल्ट आए। जो मेहनत करे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कई बच्चों को स्कूल के टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो समझ में नहीं आती फिजिक्स, परेशानी लगती है, न्यूमेरिकल निकलते नहीं, डेरिवेशन समझ में नहीं आते, तो आप तुरंत द्रोणा 1.0 ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं लाइव क्लास लेता हूं, आपके सारे डाउट निकल जाएंगे, फिजिक्स आसानी से समझ में आएगी, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, डेरिवेशन होने लगेंगे। और इसके अंदर अच्छी बात क्या है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, सरल भाषा में वो मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का भी वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो पूरा ये पावर पैकेज है, वर्कशीट भी मिलती है चैप्टर वाइज जो फुली सॉल्व रहती है, तो उसका भी आप यूज करके काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो द्रोणा 1.0 आप लेकर अगर पढ़ाई करेंगे तो 97% आने के पूरे चांस है, और किस्मत ने साथ दिया तो 100 में 100 भी आएंगे। तो द्रोणा 1.0। और कुछ बच्चे ये क्या करते हैं कि वो क्वेश्चन पे फोकस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एनसीईआरटी निश्चय है। एनसीईआरटी निश्चय में क्या है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे वीडियोस का सोल्यूशन है, वीडियो कोर्स है ये बेटा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सभी क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस है। और वो वीडियो सॉल्यूशन ऐसा वैसा नहीं है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, जिससे चैप्टर रिवाइज हो पाए और चीजें समझ पाए, केवल सवाल सॉल्व करने जैसा नहीं है, डिटेल्ड है, जैसे कि आप सीख पाए। तो जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको लगानी ही पड़ेगी बेटर परफॉर्मेंस के लिए, तो आप इसको ले लीजिए एनसीईआरटी निश्चय को और आगे बढ़ जाइए। जो बच्चे द्रोणा 1.0 या एनसीईआरटी निश्चय लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहां पर स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर द्रोणा 1.0 और एनसीईआरटी निश्चय आपको दिखाई पड़ेगा। जो भी आपके लिए सुटेबल है उसको आप लेकर पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है, करते हैं पढ़ाई को स्टार्ट। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डिफॉर्मिंग फोर्स। ये वो फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी का शेप और साइज को बदल सकता है। जैसे एक बॉल को आप दबाएंगे तो जब पिच्चू हो जाएगी जब बॉल, तो इसका देखिए शेप बदल गया। तो ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं, इस फोर्स का नाम क्या हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स। नाम ही है डिफॉर्म करने की जैसी स्थिति बना रहा है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा फोर्स है, जो किसी का या तो साइज फर्क कर दे या शेप में चेंज कर दे। मान लीजिए कोई वायर है, उसको खींच दीजिए तो लंबा हो जाएगा, तो शेप तो लंबाई में ही रहा लेकिन साइज लंबा हो गया। तो साइज और शेप चेंज करने के लिए लगने वाला फोर्स या जो आप लगा रहे हैं उसको बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगली बात आती है इलास्टिसिटी। अभी इलास्टिसिटी क्या होता है कि जब भी किसी भी मटेरियल को आप खींचते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं और उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं, तो वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर जाती है। तो ये जो ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिगेन करने की प्रॉपर्टी है, उसे ही आप बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि रबड़ बैंड ले लीजिए, रबड़ बैंड खींचा आपने,
और छोड़ा, तो छोड़ोगे तो जहां ओरिजिनल शेप एंड साइज था वही अख्तियार कर लेता है। तो ये जिस वजह से वो खींचने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप पकड़ रहा है, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और एक दूसरा टर्म आता है जिसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में क्या होता है, वो जो बॉडी है जिसपे डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के खींचे थे, उसको हटाने पर, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर, वो बॉडी अपने शेप साइज को कंप्लीटली एंड इमीडिएटली एक्वायर कर लेती है, यानी पूरी तरह और तुरंत ही अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। उन बॉडीज को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और ऐसी कौन सी बॉडी आसपास हमारे मिल सकती है, तो उसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर। ये काफी नियरेस्ट एग्जांपल है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का। वैसे परफेक्टली बॉडीज होती नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी हम देखेंगे भी, लेकिन फिर भी जो नियरेस्ट है वो है आपका क्वार्ट्ज, जैसा आप दिख रहे हैं क्वार्ट्ज फाइबर। अब ऐसा ही एक टर्म आता है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी में क्या होता है, वो बॉडीज जिनको ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के खींचे थे, वो फोर्स हटा दिया डिफॉर्मिंग, तो अपनी साइज एंड शेप को, ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिगेन नहीं कर पाती। तो उनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे कि च्युइंगम, आप च्युइंगम चबाते हैं और उसके बाद जब थूकते हैं या सीट के नीचे चिपकाते हैं बदमाशी में, तो साइज एंड शेप में आप देते हैं, ओरिजिनल उसका जो साइज एंड शेप होता है उसमें नहीं जा पाता। तो ये च्युइंगम की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, प्लास्टिसिटी। और इसी में आ जाता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है कि अगर उस बॉडी का डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के साइज एंड शेप बदल दिए हैं और हटाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिगेन करने की कोशिश भी नहीं करती, जहां छोड़ देते हैं वहीं रह जाती है। कौन सी ऐसी बॉडीज आप देख सकते हैं, जैसे कि पुट्टी, जो दीवालों पर पुट्टी की जाती है ना पेंट करने से पहले, प्लेन करने के लिए, या वैक्स कह लीजिए, पैराफिन वैक्स, जो मोम होता है। तो मोम में भी आप जिस तरीके से वो, जैसे मोमबत्ती जल रही है टपका, उसी तरीके से रह जाता है, उसमें कोई टेंडेंसी नहीं होती ओरिजिनल साइज एंड शेप को वापस लेने की। तो इसे बोलोगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ये बातें क्लियर होनी चाहिए जिससे समझने में मजा आए आपको। अच्छा, उसके बाद यहां लिखा हुआ है कि कोई भी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी नहीं होती। जो भी बॉडीज पाई जाती हैं इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में लटकी होती है कहीं। खैर, ना परफेक्टली इलास्टिक ना परफेक्टली प्लास्टिक, बीच का कहानी रहता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसको समझने में आपको मदद करेगा। देखिए, जब भी हम टेंशन की बात करेंगे तो यहां जो ये ब्लू कलर का है, ये ओरिजिनल मामला है ना, और ये जो हो गया है, अगर आप बात करें कि हमने टेंशन लगाया, खींचा किसी वायर को, तो पहले ऐसा था वो खिंच गया। ये जो भूरे रंग का है, भूरे रंग शायद बोलेंगे, ये खिंचा हुआ आफ्टर है। ये बिफोर, ये आफ्टर, ऐसे लिख दो साइंटिफिकली या फिजिक्स में जो पसंद करते हैं लोग, बिफोर एंड आफ्टर, है ना, आफ्टर द फोर्स, ये कहानी है। अगर कंप्रेशन करेंगे तो दबाएंगे, तो ओरिजिनल क्या था, ब्लू वाला लंबा था, दबाओगे कंप्रेशन करोगे तो थोड़ा सा घट जाएगा इसका साइज या लंबाई कम हो जाएगी, इसे कंप्रेशन बोलते हैं। इसके बाद एक आता है शेयर। शेयर का मतलब होता है, जैसे आप ब्रेड का पैकेट देखे होंगे या बुक देख लीजिए, मोटी वाली बुक, तो मोटी बुक में अगर टेंजेंशियल उसकी सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाते हो तो ऊपर वाली लेयर खिसक जाती है और नीचे वाली वहीं रहती है। कुछ बुक कैसी थी, मान लीजिए बुक कुछ ऐसी है आपकी, अब आपने ऐसा फोर्स लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी, इसकी जगह ऐसे खिंच जाती है किताब, ऐसे देखिए आगे से थोड़ी खिंच गई है ये। तो ये जो कहानी होती है शेयर वाली है, ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये यहां पर थी देखिए पहले और यहां पे खिसक गई, तो इसे बोलते हैं शेयर। शेयर, इसके बारे में और जानकारी भी प्राप्त करेंगे। और एक होता है बेंडिंग। बेंडिंग समझिए रहे हैं, आप किसी भी रॉड को बीच से दबा देंगे तो ऐसे बेंड कर गई। फिर अगला एक होता है टॉर्सन। टॉर्सन का मतलब होता है ऐंठन, किसी भी वायर को या कोई भी चीज को लेके ऐंठ दीजिए आप, तो वो टॉर्सन हो गया। तो ये टर्मिनोलॉजी इसलिए कि आप भाषा समझ पाए, वरना जो बातचीत की जाएगी वो बातचीत तो हो जाएगी, समझेंगे कम और रटेंगे ज्यादा, और रटने का जमाना अब ज्यादा है नहीं, इसलिए बेहतर है कि समझा जाए और उस टीचर से आप पढ़ें जो आपको आसानी से समझा पाए। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है, आजकल जो हमारे
दुनिया में है, समाज में है, हिंदुस्तान में है, विदेशों में भी है, बड़ा लोगों पे स्ट्रेस है, आपके ऊपर भी स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है वगैरह, और भी बहुत कुछ स्ट्रेस होगा, एक्सपेक्टेशन माँ बाप की वगैरह वगैरह। एज, हर एज में, चाहे वो 15-17 साल का बालक हो या बालिका हो, या 25 साल का जवान हो, या और 50 साल 60 साल का बंदा हो, उन सबके ऊपर स्ट्रेस है। लेकिन ये स्ट्रेस क्या है वो समझ लेते हैं। तो ये होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया। यानी जब आप किसी बॉडी को खींचते हैं तो बॉडी चाहती कि ना खींचे, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है वापस अपनी तरफ। तो वो रिस्टोर, जैसे स्प्रिंग को खींचोगे तो वापस रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज ए स्ट्रेस। इसी को लिखा गया, एस से रिप्रेजेंट किया गया एनसीईआरटी में। तो एस इज इक्वल टू एफ बाई ए। एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स जो हम लगा रहे हैं, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स नॉर्मल कंडीशन में लगता है। तो आप जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही वो रिस्टोरिंग लगा देगा। तो एफ अप्लाइड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एफ बाई ए इज नोन एज ए स्ट्रेस। और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की न्यूटन, और नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2। तो ये स्ट्रेस की बात हो गई। अब ये स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के स्ट्रेस आपको दिखेंगे। पहला है, देखिए, टेंसाइल स्ट्रेस। बेसिकली एक टेंसाइल और कंप्रेसिव इसके नीचे होगा। वो दोनों स्ट्रेस को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के 2 हिस्से, एक टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है कि आप टेंशन लगा के किसी वायर को खींच रहे हैं, उस समय एफ बाई ए। कंप्रेशन का मतलब है कि उस वायर को दबाकर आप कंप्रेशन की स्थिति में एफ बाई ए निकाल रहे हैं ये दोनों लॉन्गिट्यूडनली। तो आप समझ गए होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है जो आप वायर को खींचते हैं और उस दिशा में वो आगे बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। जो एफ बाई ए निकलेगा इस कॉन्टेक्स्ट में वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाएगा। दूसरा, कंप्रेशन स्ट्रेस। तो कंप्रेशन स्ट्रेस वही, उस वायर को दबाकर फोर्स अंदर की तरफ लगाया और फिर एफ बाई ए निकाला, तो वो हो गया कंप्रेशनल स्ट्रेस। ये देखिए, ये वायर में खींचा था तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, मतलब लॉन्गिट्यूडनल में टेंसाइल था, ये लंबाई बढ़ गई, और इसको दबा दें अगर तो ये कंप्रेशनल स्ट्रेस बन जाएगा। आगे बात करते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब होता है कि किसी बॉडी पर चारों दिशाओं से अगर सेम फोर्स लग रहा है तो उस समय जो यहां पर स्ट्रेस होता है उसे हम, जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होगा उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। दिस इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज नोन एज ए हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अगली बात आती है टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई ब्लॉक है और ये टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाए सरफेस के टेंजेंशियली, तो ये देखिए हल्का सा ऐसे डिफॉर्म टाइप हो जाती है। तो यहां पर ये जो थीटा होता है उसे ही हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। तो हम लोग देखेंगे अभी यहां पर, तो ये टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो गया? दैट इज नोन एज ए थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेन की। थीटा जो होता है शेयरिंग स्ट्रेन होता है, बेसिकली वो जो हो रहा है ये स्ट्रेस, वो उससे कोरिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को निकालेंगे एफ बाई ए। तो यहां पर ये जो थीटा होगा वो शेयरिंग स्ट्रेन होगा, और जो एफ बाई ए निकलेगा वो टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस होगा। अब स्ट्रेन की बात करते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है कि जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगाते हो, किसी बॉडी का साइज एंड शेप बदल जाता है। तो सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज का रेशियो, यानी अगर आपने लेंथ खींची है किसी की और डेल्टा एल खींच गई है, तो डेल्टा एल अपॉन एल, सेम डायमेंशन है, लेंथ दोनों है, उनका रेशियो कि कितना चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल, इसे ही हम बोलते हैं चेंज इन डायमेंशन। जैसे एक वायर है एल लेंथ का, और खींच के डेल्टा एल और बढ़ा दिए। ये वायर था, ये मान लीजिए एल था, आपने इसको खींचा तो ये डेल्टा एल आपका और बढ़ गया। समझ में आई होगी बात। इस समय जो स्ट्रेन होगा वो डेल्टा एल अपॉन एल कहलाएगा। सेम डायमेंशन का रेशियो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसे बोलते हैं स्ट्रेन। ये कई तरह के होते हैं, 3 तरह के में पढ़ने हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसा मैंने जिक्र किया, लेंथ के हिसाब से बात करें तो डेल्टा एल बाई एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा, एज ए स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ 2 लाइक क्वांटिटीज, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन।
जैसा मैंने बोला कि 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर लेंगे, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल, जो चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल एल, तो डेल्टा एल बाई एल। दूसरी चीज हो गई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब है जितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। तीसरी बात करते हैं शेयर स्ट्रेन। तो शेयर स्ट्रेन क्या होता है कि किसी बॉडी को टेंजेंशियल फोर्स जब लगाते हो तो ये जो थीटा आता है इसे बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। अब इस थीटा क्योंकि छोटा होता है और थीटा जब छोटा होगा तो थीटा को अप्रोक्सीमेटली आप टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, और इस ट्रायंगल में टेन थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स अपॉन बेस डी एल, तो ये डेल्टा एल अपॉन एल लिख दोगे, इसी बात को लिखा गया है। तो ये शेयरिंग स्ट्रेन समझे, जितना वो खिसक गया है अपनी ऊपर वाली सरफेस से और ये नीचे वाली फिक्स सरफेस है उतना परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो खसका है, तो उसे आप कह सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एल कितना शिफ्ट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द बॉटम एंड बीच की डिस्टेंस एल, तो डेल्टा एक्स अपॉन एल जो कि थीटा है और टेन थीटा के बराबर है। ये क्या है? शेयरिंग स्ट्रेन। बहुत अच्छी बात। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं। तो देखिए इलास्टिक लिमिट क्या होती है? शेयरिंग मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है? एफ बाई ए। तो वो फोर्स या वो मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक आप खींचें और फोर्स को लगाना बंद कर दें, हटा दें डिफॉर्मिंग फोर्स, तो जो बॉडी है वो अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिगेन कर जाए, जहां तक ये कर पाती है उसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जो वो बॉडी झेल सकती है, अगर उससे ज्यादा लगाएंगे तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप में नहीं आ पाएगी। इलास्टिक लिमिट तक आप जब डिफॉर्मिंग फोर्स या स्ट्रेस हटाना बंद करेंगे तो बॉडी वापस अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, जहां तक वो वापसी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में कर सके। अच्छा, उसमें उसके ज्यादा कर देंगे तो जो जैसे 1 मीटर लंबा वायर है और इलास्टिक लिमिट से ज्यादा खींच दीजिए तो वो वापस 1 मीटर नहीं आएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर 1.01 मीटर तक टिक जाएगा, एक परमानेंट सेट हो जाएगा, मैंने खींच ही जाएगा, वो खींच जाएगा। ठीक। अब यहां पे हुक्स लॉ क्या बोलता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है, बहुत ही सरल लॉ है। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है हुक्स लॉ, पूरे लेक्चर में ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं टिक कराता रहूंगा जिससे आपको क्लैरिटी बन जाए। अब हुक्स लॉ क्या बोलता है? विद इन द इलास्टिक लिमिट। विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब वो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू जो हटाने पर वापस साइज एंड शेप को रिगेन कर ले रहा है। तो अंडर द इलास्टिक लिमिट या विद इन द इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो अंडर इलास्टिक लिमिट क्या रहा? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दीजिए के इंटू स्ट्रेन, और के होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस के की वैल्यू को पकड़ लीजिए जो कि है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और यहां पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहां देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो गई? के बराबर, विच इज मॉडुलस या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको ध्यान रखेंगे, ये मोटी मोटी डेफिनेशन हो गई आपकी, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी हम डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 तरह की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जिक्र करेंगे, लेकिन लॉजिक यही काम करेगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसे आप बोलोगे मॉडुलस या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और ये हुक्स लॉ अगर पूछा जाए तो यही 4-5 लाइनें जो मैंने लिखी हैं आप एग्जामिनेशन में लिख देंगे, पूरा 100% आपको नंबर मिल जाएंगे। यहां पर देखिए ये जो हुक्स लॉ के बारे में बताया कि हुक्स लॉ जो होता है वो इंपेरिकल लॉ है, मतलब कोई फॉर्मूला टाइप कैलकुलेट करके नहीं बनाया गया है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये देखा कि ऐसा हो रहा है, उस बेसिस पे इसको बना दिया गया है। बहुत से ऐसे अधिकतर जो मटेरियल्स होते हैं वो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसे फॉलो नहीं करते। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इंपेरिकल लॉ है, कोई बहुत कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स लगा के डिराइव नहीं किया गया है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं, जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसे आप कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल रहे हैं। अब ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ये कितने तरह की होती है, डिफरेंट टाइप्स। तो पहला होता है यंग्स मॉडुलस, वो लेंथ वाली है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ।
तो लेंथ के कॉन्टेक्स्ट में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे उसे y से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि यंग मॉडुलस होता है। और जब आप वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट में निकालते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, तो यहां पर बल्क मॉडुलस बोला जाता है। एनसीईआरटी में बी यूज करते हैं, कुछ रेफरेंस बुक के यूज करती हैं, तो के या बी में कोई सिंबल यूज किया जाएगा। के या बी ये क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। फिर अगला होता है शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस जो होता है, कुछ बुक्स ईटा से लिखती हैं और एनसीईआरटी में कैपिटल जी से लिखा हुआ है। तो ईटा या जी जो भी सिंबल आप यूज करें, मतलब तो वही है। तो ये शेयर मॉडुलस है, जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेयर मॉडुलस निकलेगी। तो ये कहानी आप समझे होंगे, जिसमें मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की और कितनी तरह की होती है ये भी आप झट से समझ पाए। अब देखिए यहां पे यंग मॉडुलस की बात करते हैं कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला कैसे निकाल रहे हैं, यानी y। तो हम देखते हैं एक वायर है यहां पर, इस वायर की लेंथ पहले l थी, हमने यहां पे थोड़ा सा इसको खींचा तो ये डेल्टा l लेंथ से एक्सपैंड कर गया है, खिंच गया, एक्सटेंड कर गया है। और यहां पर इसका एरिया है a और डिफॉर्मिंग फोर्स कितना है F, आपको यहां पर दिख रहा होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स F और क्रॉस सेक्शन एरिया A। यही बात यहां पे लिखी है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट फॉर ए गिवन मटेरियल द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज सेम। अच्छा, ये लिख रहे हैं कि आप इसको खींचें, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि आप इसको खींचेंगे तो जितनी डिफॉर्मिटी होगी उसको जब कंप्रेस करेंगे उसी फोर्स से, तो उतनी ही डिफॉर्मिटी तब भी होगी। तो चाहे आप एक्सटेंशन के बात करें या कंप्रेशन की बात करें, देखिए स्ट्रेस इज टेंसाइल मतलब खींचते वक्त और कंप्रेशन मतलब दबाते वक्त सेम स्ट्रेन मिलेगा, सेम डेल्टा L बाई L आपको मिलेगा। तो रेशियो जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, उसको आप बोलते हैं यंग मॉडुलस, और उसको डिनोट करते हैं बेटा y से। तो y की वैल्यू हो गई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया है और एप्सिलॉन से स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वैल्यू हो गई कांस्टेंट। अब इसी की जगह फॉर्मूला और सिंप्लीफाई करते हैं, तो y को लिख दो, स्ट्रेस कितना होता है F बाई A, और यहाँ स्ट्रेन कितना होता है डेल्टा L बाई L, हम देख चुके हैं। तो ये हो गया F बाई A और इसको रीएडजस्ट कर दिया डेल्टा L बाई L। तो ये है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो आप ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपका सर्कुलर वायर हो तो सर्कुलर वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर y इज इक्वल टू F, A की जगह पाई आर स्क्वायर और ये डेल्टा L अपॉन ए। तो सर्कुलर वायर के लिए ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा। किस कॉन्टेक्स्ट में है? लेंथ की कॉन्टेक्स्ट में है। तो इस बात को इनको याद करके देखिएगा, बड़े सवाल इसी पे आते हैं जो काफी सरल भी होते हैं। और यहां पर लिखा है कि यंग मॉडुलस किस चीज पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, भाई स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, क्या है। दूसरा, किस मैनर में उसको डिफॉर्म किया गया है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये किन चीजों पे डिपेंड करता है मैंने बाजू में लिख दिया, जैसे आपको क्लैरिटी बनी रहे, इंपॉर्टेंट था ये। अब एक सवाल आता है, बहुत ही सरल है एनसीईआरटी का, लेकिन एनसीईआरटी के सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए करना जरूरी है। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 8.1 है, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज ए रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। एक स्टील रॉड है जिसका जो रेडियस है वो 10 मिलीमीटर है, एंड ए लेंथ ऑफ 1 मीटर, उसकी लंबाई 1 मीटर है। ए 100 kN किलो न्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। एक देखिए ऐसे रॉड थी, उसमें आपने एक तगड़ा 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया और उसके बाद पूछ रहे हैं कि बताइए क्या बताना है, स्ट्रेस। तो पहले स्ट्रेस की ही बात कर लेते हैं। स्ट्रेस होता है कितना? F बाई ए। तो स्ट्रेस हो गया F बाई ए, सर्कुलर वायर या रॉड लेके चल रहे हैं, F अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर ये देखिए F की वैल्यू लिख दी 100 किलो न्यूटन, 100 इंटू 10 की पावर 3, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी हो गई, यहां पर दे रखा है रेडियस 10 मिलीमीटर। तो रेडियस को 10 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए, 10 इंटू 10 की पावर -3 यानी 10 की पावर -2 आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर डालिए और ये वैल्यू हो गई 3.18 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द स्ट्रेस। बहुत ही सिंपल सवाल, और ऐसा सवाल खूब आता है आपके यहाँ। दूसरी बात, इलोंगेशन, आखिर ये कितना खिंच जाएगा, कितना ये खिंच गया है डेल्टा एल, वो बताओ। तो उसके लिए इलोंगेशन के लिए यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू F बाई ए,
एल अपॉन डेल्टा एल आता था, तो डेल्टा एल इधर ले लिया, तो डेल्टा एल की वैल्यू हो गई एफ बाई ए इंटू एल अपॉन वाई। एफ बाई ए की वैल्यू ये देखिए ऊपर निकाल रखी है 3.18 इंटू 10⁸, लेंथ थी 1 मीटर, और यंग मॉडुलस यहां दिया है 2 इंटू 10⁻11। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एक्सपेंशन मिल जाएगा 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर या 1.59 मिलीमीटर, और ये आपका यहां पर सेकंड आंसर आ गया कि डेल्टा एल इलोंगेशन कितना है। तीसरी बात कह रहा है स्ट्रेन बताइए, इसके अंदर स्ट्रेन क्या होता है आइए देखते हैं। स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। अब डेल्टा एल तो यहां से निकाल ही चुके हो, ये डेल्टा एल की वैल्यू है, ये जो निकाली थी, और एल तो 1 मीटर थी, 1 से डिवाइड कर दिया, और ये वैल्यू आ गई 1.59 इंटू 10⁻³ विच इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। ये आंसर हो गया। तो ये सवाल देखिए कितने आराम से आपने सॉल्व कर लिया है, और ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा पढ़ना है प्यार से और कुछ नहीं। जो बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप से फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया है, देख लीजिए 1 मिनट अगर पीडीएफ चाहिए तो, और वो प्रोसेस फॉलो करके अपना इस पीडीएफ ले सकते हैं जो पढ़ाई में काफी हेल्प दे सकता है। इसलिए बार बार मैं हट नहीं रहा हूं कि जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे नोट करने या पीडीएफ लेने के लिए वो ले ही लेंगे उस तरीके से कि भाई शुरू में गए देखा और ले लिया, और जिसको लगता है कि ऐसा ही हो जाएगा तो वो अपना पढ़ ही रहा है। अच्छा, अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करते हैं मेटेलिक वायर की। बड़ा मजेदार कर्व है और आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या घटना है, यहां पर ऐसा समझ लीजिए कि एक वायर को आपने ऐसे लटकाया है और इस पे एक वेट, यहां पर ऐसे वेट रखें। अब हम यहां पर वेट को बढ़ाते जाएंगे और जितना ये खिंचता जाएगा उसको हम उसके बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन का बीच का कर्व खींचेंगे। स्ट्रेस क्या होता है एफ बाई ए, स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल बाई एल। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो स्ट्रेस के मामला हम जिक्र कर रहे हैं वो एफ अपॉन ए है, और स्ट्रेन का मतलब हो जाता है डिफॉर्मिटी वाली हालत डेल्टा एल बाई एल, और वेट बढ़ाने का मतलब है कि हम यहां पर फोर्स बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। ये स्ट्रेस को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। तो एक वायर को लटका दिया और वेट बढ़ाते चले गए। ये जो लोड है यहां पर, ये लोड क्यों बढ़ा रहे हैं, फोर्स बढ़ा रहे हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स समझ लीजिए। उस फोर्स से हम देख रहे हैं स्ट्रेस को बदलने पर स्ट्रेन कैसा बदलता है। आइए शुरू करते हैं। तो कई सारे रीजन्स मिलते हैं। तो पहला एक रीजन मिलता है ओ से लेकर ए तक के। ये जो ओ से ए तक है वो आपको मिलती है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। स्ट्रेट लाइन अगर मिल रही है तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो गया, यानी इस रीजन के अंदर हुक्स लॉ वैलिड होता है, या हुक्स लॉ को ये वायर फॉलो करता है। तो यही द वायर ओबेज हुक्स लॉ। किस पॉइंट तक ओबे कर रहा है, पॉइंट ए तक। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये पॉइंट आपको याद करने होंगे। ए पॉइंट तक जहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, ए का मतलब है प्रोपोर्शनल लिमिट के पॉइंट तक, वहां हुक्स लॉ आपको फॉलो होगा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, यही बात। और इस समय अगर डिफॉर्मिंग फोर्स आप हटा देंगे तो वायर अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप रिगेन कर लेगा। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, वापस चला गया जैसा था वो। अब दूसरी बात आती है रीजन ए से बी तक। ए से बी में क्या होगा, देखिए ए यहां पर है प्रोपोर्शनल लिमिट, और बी को एक और बोल रहे हैं इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। यहां पर क्या होता है कि ए से बी रीजन में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। लेकिन बी पॉइंट तक अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो वो जो वायर है वो अब भी अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिगेन कर लेता है। तो ये पॉइंट इलास्टिक लिमिट हमने पढ़ी थी, किसे कहते हैं इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेस की, मैक्सिमम स्ट्रेस की वो वैल्यू है जहां तक उसको डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर अपना ओरिजिनल साइज एंड शेप रिगेन कर ले वायर। तो वही चीज यहां कही जा रही है कि ये हो गया इलास्टिक लिमिट, यानी इस पॉइंट तक अगर डिफॉर्मिंग फोर्स आप हटा लें तो उस समय वो वायर अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिगेन कर लेगा, और इससे जो कोरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया, उसको आप कई किताबों में एस वाई लिखते हैं, कई किताबों में सिग्मा वाई भी लिखते हैं। ये देखिए सिग्मा वाई या एस वाई, और इसका नाम दे देते हैं कौन सा, यील्ड स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेस की वो वैल्यू इलास्टिक लिमिट पर, विच इज नोन एज ए यील्ड स्ट्रेंथ। और इस पॉइंट को बोलते हैं, इस बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट, ये नाम याद रखने पड़ेंगे आप।
इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। तो ये बी तक पहुंच गए। अब भी आप नहीं माने, आपने लोड और बढ़ाया। लोड बढ़ाने का मतलब स्ट्रेस और बढ़ाया। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब बी से सी चलना होगा। अब रीजन बी टू सी में क्या होता है, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा वायर को जब स्ट्रेच किया जाता है तो स्ट्रेन इंक्रीज रैपिडली। ये देखिए, ये इस तरफ ज्यादा झुकता हुआ कर्व है, यानी कम स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन ज्यादा बढ़ता है। यहां पर क्या हो जाता है कि अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें, उस समय ये जो वायर है वो अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। और यहां तक कि आप स्ट्रेस को शून्य कर दें, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा ही दें, पूरी तरीके से जीरो कर दें, उसके बावजूद भी जो ओरिजिनल उसकी लेंथ है, सपोज करिए, वो एक्वायर नहीं कर पाएगा। सपोज करिए 1 मीटर लंबा वायर है, आप सी पॉइंट तक खींच दिए उसको और फिर छोड़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वापस 1 मीटर नहीं पहुंचेगा, 1.01 मीटर तक जाके रुकेगा। यानी जो 0.01 मीटर बढ़ गया, खिंच गया है, वो उसका परमानेंट सेट है, वो वापस नहीं हो सकता, वो खिंच गया है वायर। कभी कभी देखा होगा ना, वायर खींच दीजिए तो वापस नहीं जाते, खींचे ही रह जाते हैं, वही स्थिति है। तो इस पॉइंट सी तक अगर आप आते हैं और डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी देते हैं, तो वो अपने पाथ को, ये जो पाथ था स्ट्रेचिंग वाला, उसको रिट्रेस नहीं करता। कोई दूसरा पाथ जो कि CO डैश लिखा है वो रिट्रेस करता है। और इस बिहेवियर को हम बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरिसिस। परमानेंट सेट तो हम बता ही चुके हैं आपको। इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या है, जिस पाथ से वो पहुंचा था सी पर, उस पाथ से ही वापस ना आना, किसी दूसरे पाथ से आना। तो ये हो गया इलास्टिक हिस्टेरिसिस। और मैंने आपको बताया कि सी पॉइंट बी से सी चले जाएंगे तो ओरिजिनल साइज नहीं रिगेन कर पाएगा, एक परमानेंट खिंचाव की स्थिति बन जाएगी। खिंचाव भी हो सकता है और कंप्रेशन कर रहे हैं तो दबाव भी हो सकता है। ठीक, अब उसके बाद आप नहीं माने, सी पर भी आपने स्ट्रेस और बढ़ाया, है ना। ये देखिए, थोड़ा मान लीजिए स्ट्रेस बढ़ाया और वेट रखा, तो अब क्या होगा, सी से लेकर डी रीजन तक अब धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और मैक्सिमम आपको जो स्ट्रेस मिल रहा है इस कर्व पर, ये डी की वैल्यू, उसको आप बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, SU या सिग्मा यू। ये देखिए SU, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। मैक्सिमम स्ट्रेस, इसके ऊपर का स्ट्रेस इसमें दिखेगा नहीं। और उसके बाद क्या होगा अगला, डी से ई रीजन में, कि अपने आप ये वायर जो होगा वो पतला होने लगेगा। और पतला होने में भी क्या होता है, जब ये वायर खिंचता है तो कहीं पर दबाव, कहीं पर मोटाव, कुछ ऐसी स्थिति देने लगेगा। ऐसे देख रहे हैं, ये मतलब यूनिफॉर्म पतलापन नहीं आएगा कि यूनिफॉर्म में पतला, ये कहीं नेक्स बन जाएंगे, कहीं पर ये फैले हुए बन जाएंगे, वेस्ट बन जाएंगे। नेक मतलब गर्दन पतली, और वेस्ट अगर समझें तो अपनी कमर, जो कि नॉर्मली गर्दन, नॉर्मली क्या पक्की तौर पे गर्दन से काफी बड़ी, है ना। तो यहां पर ये स्थितियां बनने लगती हैं। और जब ये ई तक पहुंच जाता है अपने आप ही खींचते खींचते, तो वहां पर जाके वो टूट जाता है। ज्यादा वो लोड लटका दिए, टूट गया। ये पूरा प्रोसेस होता है और इसे ही बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके अंदर ये जो ABCDE लिखा हुआ है, इन सब को, ये जो रीजन है बी से लेकर ई तक, ये जो रीजन है यहां लिखा भी हुआ है, ये बी टू ई का जो रीजन है वो प्लास्टिक रीजन कहलाता है। तो द रीजन इज कॉल्ड द प्लास्टिक रीजन। कहां से कहां तक, बी से लेकर ई तक, ये प्लास्टिक रीजन होता है। और बी के बाद अगर आप स्ट्रेस में ज्यादा बहुत फर्क नहीं करेंगे तो भी वो खिंचना शुरू हो जाता है वायर। ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको समझ में आया होगा। अब इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, जैसे एक मटेरियल होता है डक्टाइल मटेरियल, तो डक्टाइल मटेरियल किसे कहते हैं, जिनका प्लास्टिक पीछे वाले कर्व के हिसाब से ये बी पॉइंट है, ये बी से लेकर इलास्टिक लिमिट से लेकर ब्रेकिंग पॉइंट तक या फ्रैक्चर पॉइंट तक ये रीजन लंबा होता है। तो जिन जिन मटेरियल्स का प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है उसे हम बोलते हैं वो डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, तो लार्ज प्लास्टिक रेंज अगर है तो डक्टाइल मटेरियल होंगे। ये डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, उनको पतले पतले वायर्स के फॉर्म में खींचा जा सकता है या बनाया जा सकता है, टूटेंगे नहीं जल्दी।
कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम। आपने देखा होगा कॉपर की पतली पतली हमारे यहाँ जो वायर लगी होती हैं बिजली वाली, वो अक्सर कॉपर की होती हैं, सस्ती आती हैं आयरन की। सिल्वर भी बहुत अच्छा कंडक्टर है लेकिन महंगी बहुत होती है, इसलिए कोई तार वायरिंग तो सिल्वर की नहीं कराएगा, लेकिन गहने वहने बनते हैं तो गोल्ड है, सिल्वर है, उसके बड़ी अच्छी डिजाइन किया जा सकता है। अच्छा, एल्युमिनियम भी इसके अंदर आ गया, वो तो मैंने बताया ही आपको। आयरन भी आ गया, पतले पतले वायर्स के फॉर्म में बनाया जा सकेगा। दूसरा होता है ब्रिटेन मटेरियल, जिनका प्लास्टिक रीजन काफी छोटा होता है, यानी इलास्टिक लिमिट से लेकर फ्रैक्चर पॉइंट तक छोटा रीजन होता है, वो ब्रिटल मटेरियल कहलाते हैं। यानी अगर वो कहीं गिरे नीचे तो फट से टूट जाते हैं, है ना। तो वो कौन से मटेरियल, जैसे ग्लास है, सिरामिक्स है, कास्ट आयरन है। ग्लास मतलब शीशा या शीशे के कप होंगे चाय पीने वाले, अगर वो लुढ़के जमीन पर तो फट से टूटेंगे क्योंकि प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा है। या आप देखेंगे सिरामिक्स, वही वाले जो कप आप आते हैं, कप प्लेट सिरामिक्स के समझ रहे होंगे, चीनी मिट्टी वाले समझ ले, मोटा मोटा, वो भी गिरते हैं तो टूट जाते हैं। और ये कास्ट आयरन भी आप समझ सकते हैं, जो आपने देखे होंगे आपके यहाँ जो चैम्बर बना होगा। चैम्बर का मतलब होता है जहां से वेस्ट आपका निकलता है, जहां पे बाथरूम है, बाथरूम का पाइप जाता है ना, तो एक चैम्बर बनाया जाता है। उसके नॉर्मली जो ढक्कन होते हैं, या मैन होल्स के ढक्कन आप देखेंगे, जो सड़क के ऊपर मैन होल्स होते हैं, उनके जो ढक्कन होते हैं वो कास्ट आयरन के होते हैं। तो कास्ट आयरन भी अगर उखाड़ के कस के पटक देंगे तो वो भी टूट जाएगा। अगर पक्का लोहा होगा तो पटकने से नहीं टूटता, तो कास्ट आयरन रहते हैं। समझ में आई होगी बात। खैर, तो ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल का अंदाजा आपको हो गया। एक और बड़ा अच्छा मटेरियल होता है मेलेबल मटेरियल। और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है देख लेते हैं, क्योंकि इसका बड़ा इस्तेमाल है। गोल्ड बहुत मेलेबल होता है। तो क्या है देखिए, अगर हम कंप्रेशन करते हैं, ऊपर की बातचीत थी एक्सटेंशन की, टेंशन की, अगर किसी को प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये इलास्टिक पॉइंट अगर उससे ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो वो वापसी अपनी साइज एंड शेप में नहीं लेगा। उसी के पास एक पॉइंट मिल जाता है, क्रशिंग पॉइंट। उस क्रशिंग पॉइंट के बाद ये जो मटेरियल होते हैं वो मेलेबल हो जाते हैं, यानी उनको पीट पीट के आप फैलाते रहिए, कंप्रेशन करते रहिए, और वो फैलते रहेंगे, जल्दी टूटेंगे नहीं। तो ऐसे मटेरियल्स की आप पतली पतली चादर या फॉयल बना सकते हैं। फॉयल जैसे आप अपनी सुबह टिफिन में देती होंगी मम्मी ना, पराठा लपेट के कि गर्म रहे मेरे बेटे का या बेटी का पराठा। तो वो जो एल्युमिनियम फॉयल होती है वो भी काफी मोटी होती है, लेकिन वो फॉयल एल्युमिनियम की इसलिए है क्योंकि वो एल्युमिनियम को आप डक्टाइल मटेरियल, मेलेबल मटेरियल है, पीट पीट के पतला कर दिया गया। उससे ज्यादा पतला आपको याद दिलाऊं, आपने काजू बर्फी खाई होगी, काजू कतली बोलते हैं, आहा आनंद आ गया। मिठाई की दुकान पे घर में कोई दे गया हो या खरीद लाए हो, उसमें देखिएगा व्हाइट कलर का अर्क लगा होता है। कभी कभी भगवान को जब लड्डू चढ़ाते हो, बूंदी के लड्डू, तो उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का बड़ा सुंदर सा अर्क होता है, जो देख के सुंदर लगता है, खाने में भी मजा आता है। वो अर्क किसका होता है? चांदी का। तो क्यों वो अर्क इतना पतला फॉयल होती है कि हाथ से छूते ही टूटने लगती है, देखने में सुंदर लगती है और खाने में भी खाने में भी सही रहती है, आपके शरीर को फायदा करती है, बशर्ते वो आज के जमाने में चांदी ही हो, डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि वो चांदी है, इसलिए पीट पीट के आप पतली फॉयल बना पाए हैं, अदरवाइज नहीं बना पाते। तो और आप जो फिजिक्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने बहुत जगह देखा होगा, गोल्ड का फॉयल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक बहुत ही बढ़िया मेलेबल मटेरियल है, उसको पीटते पीटते बहुत पतला फॉयल आप बना सकते हैं, जल्दी टूटेगा नहीं वो। तो ये कहानी आप समझ पाए होंगे। सच मटेरियल्स कैन बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू दी थिन शीट्स, गोल्ड, सिल्वर, लेड। तो गोल्ड बहुत बढ़िया है, इसीलिए जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में कई पतली फॉयल का लेने का मामला उठता है तो वहां पर गोल्ड ही लिया जाता है, क्योंकि वो हाईली मेलेबल है। उम्मीद है ये बात पकड़ पाए होंगे। कुछ होते हैं इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स की क्या कहानी होती है? जिनकी स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेन का मतलब डिफॉर्मिटी, और कोई इनका परफेक्टली स्पेसिफाइड इलास्टिक रीजन डिफाइन नहीं होता। इलास्टिक रीजन डिफाइन होने का क्या मतलब है कि अगर मैं पता हो कि इस पॉइंट के बाद अगर ये फैला, डिफॉर्म हुआ तो वापस नहीं आएगा, वो पॉइंट क्लियर कट नहीं होता। ऐसा एग्जाम्पल क्या है? हमारे जो एरोटा होती है, हमारे हार्ट में जो नली होती है जो ऑर्गन्स को सप्लाई करती है ब्लड, वो एरोटा जो होती है, या बायो वाले ज्यादा जानते होंगे एरोटा क्या करती है, कैसे करती है, हार्ट की जो नली है वो एरोटा इलास्टोमर कहलाती है, क्योंकि इसकी डिफॉर्मिटी काफी तकड़ी हो सकती है,
फैल सकती है बहुत, और वापसी का मौका मिले तो वापस भी आ सकती है। तो ऐसे मटेरियल जो ज्यादा स्ट्रेन होल्ड कर सके, दे सके आपको, वो इलास्टोमर्स कहलाते हैं। तो और ये हुक्स लॉ तो ओबे नहीं करता, क्योंकि देखिए लीनियर या स्ट्रेट लाइन कर्व तो आपको मिल नहीं रहा है, और कोई वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन भी नहीं होता, इनका प्लास्टिक रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता। और टिश्यू ऑफ एरोटा की बात है, या रबर को भी कह सकते हैं, ये इलास्टोमर का काम कर रहा है। और एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ वही बात कि जो आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू पर आपको काफी स्ट्रेन काफी ज्यादा मिल जाता है, कुछ ऐसा आता है, याद कि स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं और ये स्ट्रेन काफी तेजी से फैलता है। ठीक है, तो इसे इलास्टोमर बोलेंगे कि काफी डिफॉर्म हो सके और वापस भी लौट आता है। अब एक सवाल देखते हैं न्यूमेरिकल, जो हमारे समझने में मदद करेगा। एक कंपोजिट वायर का मतलब होता है एक वायर में दूसरा वायर जोड़ दिया गया है, दो वायर को कंबाइंड करके एक वायर बनाया गया है, इसे बोलते हैं कंपोजिट वायर। ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है क्योंकि डायमीटर या रेडियस सेम है 3 मिलीमीटर का, कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर। दो वायर हैं इसमें, कॉपर और स्टील में। डायग्राम आपको बनाया है, दिखा देता हूं। एक देखिए वायर ऊपर वाला ले रखा है, 2.2 मीटर का कॉपर वायर है। नीचे ये ब्लू कलर कह दीजिए आप, ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है स्टील वायर 1.6 मीटर का। इन दोनों की डायमीटर सेम है, 3 mm है जहां तक डायमीटर, रेडियस सेम है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो गया। अच्छा, अंडर ए लोड, अच्छा इसके ऊपर हमने लोड लगाया है, तो ये टोटल एक्सटेंशन एलोंगेशन उनका 0.7 मिलीमीटर है। टोटल एलोंगेशन का मतलब है कि जितना कॉपर खींचा है प्लस जितना स्टील खींचा है, दोनों जोड़कर टोटल की बात कही जा रही है ना, तो 0.7 मिलीमीटर है। कैलकुलेट द लोड, हमें ये लोड बताना है कि कितने फोर्स से आप खींच रहे हैं या कितना लोड डाल रखे हैं। यंग्स मॉडुलस दे रखा है कॉपर का और स्टील का गिवन है, बढ़िया तरीके से निकालेंगे। अब देखिए रेडियस हो गई 3.2 मिलीमीटर, तो इसको लिख सकते हो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ये तो रेडियस हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए एज सेम लोड से एफ इज अप्लाइड ऑन बोथ द वायर्स, भाई यहां जो लोड लगाओगे, मान लीजिए ऐसे वो लोड लटकाया है, तो ये दोनों वायर का वेट कुछ लेके नहीं चलना है, तो दोनों के ऊपर इतना ही फोर्स एक्ट कर रहा है। कल को भारी वायर्स होते तो इस वायर का भी वेट यहां लगा देते, लेकिन दोनों वायर का मास या वेट हम नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं, इसलिए जितना वेट यहां है उतना इस पे अप्लाई हो रहा है, और जितना वेट लगा है उतना इस पे अप्लाई हो रहा है, तो सेम वेट, और ऊपर से इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। तो अगर फोर्स सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, एफ बाई ए स्ट्रेस वो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस तो बाई ए होता है। यही बात यहां लिखी है, सो स्ट्रेस इज सेम फॉर बोथ वायर्स। स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाई ए, तो जब एफ सेम है ए सेम है तो स्ट्रेस एफ बाई ए भी सेम हो गया। तो यहां लिख दिया स्ट्रेस एफ बाई ए, जो कि दोनों के लिए सेम है, इज इक्वल टू यंग मॉडुलस के कॉन्टेक्स्ट में वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये दोनों के लिए सेम होने वाला है। अब स्ट्रेस ऑफ कॉपर बराबर स्ट्रेस ऑफ स्टील, तो यहां ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया कॉपर के लिए, वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी कॉपर के लिए, और ये स्टील के लिए वाई एस इंटू डेल्टा एल एस अपॉन एल एस। अब यहां पर देखते हैं हम डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस निकाल लेते हैं। ये देखिए डेल्टा एल सी ये दिख रहा है और डेल्टा एल एस ये दिख रहा है, तो ये डेल्टा एल सी डेल्टा एल एस को नीचे ले आओ, और यहां वैल्यू हो गई वाई एस अपॉन वाई सी, और एल सी, ये एल सी ऊपर चला गया अपॉन एल एस, सारी वैल्यू फिट कर दो। यंग मॉडुलस की वैल्यू हमको पता ही है, स्टील की है 2 इंटू 10⁻11 और कॉपर की 1.1 इंटू 10⁻11, और एलसी अपॉन एलएस, ओरिजिनल इसकी लेंथ कितनी थी, तो 2.2 मीटर थी कॉपर की, ये देखिए लिखा हुआ है, और स्टील की 1.6 मीटर, कैलकुलेट किया 2.5 निकल आया, तो 2.5, तो ये यहां पर वैल्यू क्या मिली, डेल्टा एलसी इज इक्वल टू डेल्टा एलएस इंटू 2.5, डेल्टा एलसी इज इक्वल टू 2.5 इंटू डेल्टा एलएस। अब हम क्या करेंगे, हमें यह भी दे रखा है कि दोनों में जो एक्सपेंशन है उनका जोड़कर ये वैल्यू इतनी बन रही है, 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर। साहब कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एलसी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो हमने पुट कर दी ये वैल्यू यहां पर, हमें वैल्यू मिली 2.5 डेल्टा एलएस प्लस डेल्टा एलएस बराबर दिस वन, इन दोनों को जोड़ा तो 3.5, 3.5 डेल्टा एलएस बराबर 0.7 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। डेल्टा एलएस कितना हुआ,
0.7 को 3.5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, और इसकी वैल्यू डेल्टा एल एस की वैल्यू यहां रखोगे, इससे 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ये डेल्टा एल सी आ गया। तो डेल्टा एल सी यू कॉपर और स्टील के लिए हमने दोनों एलोंगेशन निकाल लिए। हमको तो फोर्स निकालना था लेकिन डिफॉर्मिंग, तो फोर्स की वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला यहां से जो पढ़ा है हमने फोर्स वाला निकाल लिया, F इज इक्वल टू ए इंटू वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी। अब यहां चाहे आप कॉपर इस्तेमाल करो चाहे स्टील इस्तेमाल करो, फॉर्मूला किसी के लिए आएगा, दोनों के लिए सेम ही आंसर। तो मैंने यहां कॉपर इस्तेमाल कर लिया है, ए इंटू वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी, ए की वैल्यू हो गई पाई आर स्क्वायर वाई सी इंटू डेल्टा एल सी अपॉन एल सी, ये वैल्यू रखी 22/7, रेडियस है 1.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, और वाई सी है 1.1 इंटू 10⁻11, डेल्टा एल सी है 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2.2। अब इसको आप सॉल्व किए तो सॉल्व करके आ गया 176.8 न्यूटन, यानी ये वैल्यू हो गई, इतना का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जा रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये सवाल जब आता है सरल है, लेकिन जो बच्चे कम पढ़ते हैं या ध्यान नहीं देते, उनके बस का नहीं है कि ये सवाल निकाल पाए। ये वही बच्चा निकालेगा जो थोड़ा सा सिंसियर है। तो मैंने आपको, और इंपॉर्टेंट बहुत है इसलिए मैंने करा दिया कि आप इसकी पकड़ बना लें कि सवाल कैसे किया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैंने आपको बताया है कि इसका फ्री पीडीएफ आप अरविंद एकेडमी ऐप से डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं। कैसे लेना है वीडियो के शुरू में बताया है मैंने, जिनको चाहिए वो देख लीजिएगा 1 मिनट, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, और आपके काम आ सकता है अगर आप चाहें तो। अगली बात करते हैं बेटा हम लोग बल्क मॉडुलस की, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस का काम है वॉल्यूम से। तो यहां पर देखिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, F अपॉन ए, जो कि प्रेशर के बराबर होता है। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इनके रेशियो को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 सिंबल से, या तो K या तो B। एनसीईआरटी में B है, वैसे कई किताब K लिखती है। K या B क्या हो गया, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस क्या है F अपॉन A, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V अपॉन V। भाई जितना घटोत्तरी हुई वॉल्यूम में जितना ओरिजिनल था। और ये माइनस साइन, अभी माइनस साइन के बारे में हम बताते हैं। ये F बाई A को प्रेशर लिख सकते हो, और डेल्टा V बाई E को एडजस्ट कर दिया, तो ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये माइनस साइन क्या बताता है कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घट जाता है। तो ये दोनों अपोजिट सेंस में है, ये मामला है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फैक्ट दैट विथ एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम अकर्स। प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घट जाएगा, ये माइनस साइन बता रहा है। उम्मीद है ये बात समझ पाए होंगे। दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसमें एक टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी, वो कुछ नहीं है, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल है। क्योंकि बात कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी निकालो, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या, 1 अपॉन बी। तो कंप्रेसिबिलिटी को बी की वैल्यू रख देना, 1 अपॉन डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी अपॉन बी। तो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल इज नोन एज ए कंप्रेसिबिलिटी। और बाकी यहाँ चीजें आप समझ ही रहे हैं, कोई स्पेशल चीज नहीं है। होता क्या ये पता हो, जैसे कैलकुलेशन करनी पड़े न्यूमेरिकल में तो आप कर पाए। एक सवाल आ जाता है, इसको कर लेते हैं हम लोग। लिखा है दी एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर। जो इंडियन ओशियन है उसकी जो डेप्थ है वो 3000 मीटर है, 3 किलोमीटर के आसपास है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। जो ओशियन का बॉटम है वहां डेल्टा वी बाई वी कितना होगा, ये बताएं आप। गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ द वाटर इज दिस वन, यानी जो वाटर है उसका डेल्टा वी बाई वी निकालना है, और बल्क मॉडुलस आपको दे रखा है, साथ में जी की वैल्यू भी बता रखी है, 10 लेनी है। अब देखिए क्या होता है, स्ट्रेस क्या होगा बॉटम ऑफ द ओशियन पे, बॉटम ऑफ द इंडियन ओशियन पे, वो होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाई वाटर कॉलम। भाई ये जो है, अगर ये समुद्र समझ लें, बॉटम समझ लें समुद्र का, ऐसे पानी भरा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर प्रेशर कितना है, ये वाटर, ये हो गया लिक्विड कॉलम, और प्रेशर की वैल्यू HdG होती है, ये आपको
मालूम होनी चाहिए, नहीं मालूम तो याद कर लो अभी। तो यहां पर अभी क्या होगा, 3000 मीटर का जो कॉलम है पानी का वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो H की वैल्यू 3000 मीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI सिस्टम 1000, और G की वैल्यू इन्होंने बोली 10 लेना, तो 10 ले लिया। तो ये वैल्यू हो गई 3 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, स्ट्रेस। अब आप जानते हैं कि बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है K या B निकालने के लिए, वो स्ट्रेस अपॉन डेल्टा V अपॉन V होता है। अब स्ट्रेस की वैल्यू यहां से निकाल चुके हो 3 × 10⁷, और डेल्टा V अपॉन V पकड़ लिया, यहां से K नीचे कर दिया, बल्क मॉडुलस दे रखा था उसको हमने डिवाइड कर दिया इससे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए वैल्यू कितनी आ गई कैलकुलेशन के बाद, 1.36 × 10⁻², यानी अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 1.36%। ये आपकी डेल्टा V अपॉन V है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज निकालने का तरीका आपको मालूम ही है, कहीं भी अगर परसेंटेज निकालते हैं तो रिलेटिव टर्म को, डेल्टा V अपॉन V को, या किसी भी चीज को जो डेल्टा X अपॉन X हो, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज निकल आएगा। तो ये फ्रैक्शनल चेंज था और ये परसेंटेज चेंज हो गया, निकल आया। देखिए कितना सरल है, कोई टेंशन नहीं, एक एक चीज आराम से, सारे कॉन्सेप्ट सुपर इजी लैंग्वेज में, डिटेल्ड वर्जन, क्योंकि मैं आपके लिए कड़ी मेहनत करता हूं, होमवर्क अच्छा करता हूं, जिससे कि आपको चीजें सटीक मिले, सही मिले और सरल भाषा में मिले। आइए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाता है शेयर मॉडुलस। तो शेयर मॉडुलस मैंने बताया आपको, जैसे कि कोई ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब है मुलायम, जैसे कि आप पहले किताब का एग्जाम्पल दिया था, अब मेरे दिमाग में ब्रेड आ गई है। तो ब्रेड जो खाते हैं सुबह ना, वो पैकेट ले आइए और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कीजिए, या पनीर का टुकड़ा ले लीजिए, वो भी बढ़िया है, मजा आता है। तो पनीर का टुकड़ा लिया, उसको थोड़ा टेंजेंशियली फोर्स लगा के ऐसे दबाएं, ऐसे नहीं दबाना है, टेंजेंशियली ऐसे, भाई ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर ये पनीर का टुकड़ा है, ऐसे फोर्स लगाना है जिसे आप टेंजेंशियल फोर्स बोल रहे हैं। तो ऐसे ये खिसक जाता है, नीचे वाला तो वहीं रुकता है एरिया, ये खिसक जाता है। तो ये कहानी जो है आपको, इसके लिए शेयर मॉडुलस G या ईटा से हम बोलते हैं, हम निकालने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, शेयर मॉडुलस किसे कहेंगे आप, वो बोलते हैं द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, जो कि F अपॉन A होता है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन जिस एरिया पे अप्लाई हो रहा है, टू द करस्पॉन्डिंग शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन होता है थीटा, जिसे हम डेल्टा X अपॉन L से पहचान चुके हैं, अभी समझा था शुरू में। तो वो, उसको हम शेयर मॉडुलस बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G या ईटा से। सिंबल आप NCERT या कोई दोनों में से कोई यूज करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इस बात को देखते हुए टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना हो गया, F/A, ये टेंजेंशियल फोर्स था, और जिस एरिया पे लगा रहे थे उस एरिया से इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे शेयर स्ट्रेन क्या होता है, थीटा मैंने बताया था, लो थीटा छोटा होने की वजह से tan थीटा के बराबर हो जाता है, और tan थीटा इस ट्रायंगल में लगाएंगे आप तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज डेल्टा L अपॉन L लिख देंगे, बहुत सिंपल। अब उसके बाद देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ईटा या कैपिटल G की बात कर रहे हैं, वो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस F/A, शेयर स्ट्रेन थीटा, ये F अपॉन A थीटा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, और थीटा की वैल्यू रख दीजिए डेल्टा L अपॉन L। तो ये फॉर्मूला जो आपके पास आ गया, इसको हटाना पड़ेगा नीले वाले को, नहीं ये दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, तो मैं इसको हटा देता हूं जैसे कि आप अच्छी तरीके से समझ पाए। तो ये नीटा और या कैपिटल G की बातचीत की जाए तो ये F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L, इसको फॉर्मूले के रूप में घोंट लीजिए। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसे बोलते हैं, शेयर मॉडुलस को। तो ये भी पकड़ में याद रहना चाहिए, ये भी बात क्लियर हो जाती है। अब एक न्यूमेरिकल है, उसको कर लेते हैं हम लोग। लिखा है स्क्वायर लेड स्लैब, समझ गए होंगे, स्क्वायर है, लेड स्लैब का है, जिसकी साइड 50 है सेंटीमीटर और थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, इज सब्जेक्टेड टू ए शेयरिंग फोर्स ऑन इट्स नैरो फेस। इसके जो नैरो फेस है उस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, शेयरिंग फोर्स का मतलब टेंजेंशियल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 9 × 10⁴ न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स आप लगा रहे हैं। द लोअर एज इज रिवेटेड, मतलब लोअर, जो लोअर एज है उसको फिक्स किया हुआ है, तो वो हिलेगा नहीं लोअर एज, टू द फ्लोर
हाउ मच इज द अपर एज इज डिस्प्लेस्ड, जो अपर एज है वो कितना खिसक गया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, वो हमको निकालना है। शेयर मॉडुलस ऑफ लेड हमको दे रखा है। तो यहां पर बातचीत की जाए तो कुछ इस तरह की स्थिति है, ये था, इस पे फोर्स टेंजेंशियल लगाया तो ये खिसक गया। अभी जिस पे लगाया गया है वो नैरो फेस थी, ये आप पकड़ के रखिएगा, यानी इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, और इधर की बात करें तो दिस इज इसकी लंबाई चौड़ाई जो बोले 50 इंटू 10, ये इसका नैरो फेस है। ये जो फेस है ये 50 इंटू 50 का है, तो ये समझ गए, इस नैरो फेस पे एफ पे लगाए हुए हो। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द फेस ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो वो एरिया हो गया 50, ये 50 है और ये 10 है, तो 50 इंटू 10 सेंटीमीटर में 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 500 इंटू 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो गया। अब यहां पे देखिए, इफ डेल्टा एल इज द डिस्टेंस थ्रू विच द अपर एज इज डिस्प्लेस्ड, मतलब ये जो खिसका है वो डेल्टा एल खिसका है, ठीक है, रिलेटेड टू द लोअर एज। उस बात को देखते हुए जी जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम निकाल रहे हैं, शेयर मॉडुलस, वो एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल होता, हमने देखा था अभी। यहां पर अगर हम डेल्टा एल की बात करें, डेल्टा एल निकालने की, एफ बाई ए एल अपॉन ईटा आ जाएगा। अब देखिए ये एफ की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 4, ये बोला था कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। एरिया हमने यहां से निकाला है 0.05, और यहां एल अपॉन ये है ईटा, एल हो गया 0.5, और यहां ये एल का मतलब ये हाइट 50 सेंटीमीटर यानी 0.5, और ईटा की वैल्यू दे रखी है 5.6 इंटू 10 की पावर 9। अब इसको यहां पे कैलकुलेट किया तो 1.6 इंटू 10 की पावर -4 यानी 0.16 मिलीमीटर आपका आंसर आ गया। देखिए ये भी क्वेश्चन कितने आराम से कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपको बहुत सरल लगेगा मेरे साथ, बस थोड़ा पेन लेकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप निकाल भी लेंगे। हम ऐसा पढ़ाते हैं आपको कि आपकी समझ में भी आए और थोड़ा पुश कर दें। अगर आप पुश क्या, वो तो करना ही पड़ता है, पेन को कॉपी पर घिस दें पढ़ लें, मतलब लगा लें, चला लें पेन, तो आपसे सवाल निकलने भी लगेंगे। ऐसी पढ़ाई मेरी रहती, इतना माइन्यूट और छोटी बात आपके सामने रखते हैं, तो पकड़े रहिए इसको बेटा। खैर, तो ये न्यूमेरिकल भी आपका हो गया। अब एक होता है पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है ये हम आपको बताते हैं अभी। अब क्या होता है देखिए, जब भी किसी वायर को आप खींचते हैं नीचे, तो ये लेंथ बढ़ती है, लेकिन लेंथ बढ़ने के साथ इसकी डायमीटर कम होती है। भाई डायमीटर तो कम होगी, तो यहां पर वैल्यू बोली जाती है दो चीज का रेशियो, जो कि यहां लिखा होगा कि ये लेटरल स्ट्रेन, लेटरल का मतलब है जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेस लग रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये लेटरल स्ट्रेन का मतलब है डेल्टा डी अपॉन डी। अगर ये डेल्टा डायमीटर घटा है तो ओरिजिनल डी था, तो डेल्टा डी अपॉन डी। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करें, इस दिशा में कितना खींचा है, तो डेल्टा एल बाई एल। तो ये पॉइजन्स रेशियो क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो आप लगा रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लेटरल स्ट्रेन है, यानी डेल्टा डी अपॉन डी। यही बात लिखी है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द लेटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा उतना ही आपका लेटरल स्ट्रेन बनेगा। और ये किसे कहते हैं परपेंडिकुलर, द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में बात आ गई होगी। तो यहां पर अगर इसकी लेंथ एल से डेल्टा एल खींच दी है तो इसका डायमीटर पहले डी था, अब कैपिटल डी माइनस डेल्टा डी हो गया। और फॉर्मूला हमको निकालना क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये लेटरल स्ट्रेन था माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था डेल्टा एल अपॉन एल। ये वैल्यू रख दी, और इसी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइजन्स रेशियो को। और ये वैल्यू देखिए यहाँ पे आराम से माइनस एल अपॉन डी इंटू डेल्टा डी अपॉन एल लिख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ पर आपकी आ गई। और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन अपोजिट सेंस में है, यानी अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ रहा है तो ये जो लेटरल स्ट्रेन है वो घटेगा, लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये घट जाएगा। ये इसलिए
मतलब लेंथ बढ़ाने पर डायमीटर घट रहा है, ये कहानी होती है माइनस साइन। तो ये पॉइजन्स रेशियो भी आपके कोर्स में है, आपको अच्छे से आना चाहिए, मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होंगे आप। अब एक आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी वायर को खींचते हैं, तो खींच जब देते हैं तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से वो चाहता है कि हम वापस आ जाएं, तो उसमें एक जो वर्क डन आप करते हैं खींचने में, वही उसके अंदर सेव रहती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और अंदर द इलास्टिक लिमिट अगर छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगी। तो व्हेन ए वायर इज पुट अंडर ए स्ट्रेस कंडीशन, वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटर एटॉमिक फोर्सेस, जो अट्रैक्शन के फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं खींचने के लिए उसको। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो ये फॉर्मूला है, W कितना वर्क डन करना पड़ा या कितना पोटेंशियल एनर्जी सेव हुई, हाफ यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। दो तीन फॉर्मूले याद रखिएगा। दूसरा जो आसान लगता है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, टोटल एनर्जी है। और कई जगह पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम कट जाएगा, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। ये जो है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है। और ये क्या है, ये टोटल एनर्जी है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू टोटल वॉल्यूम। और एक फॉर्मूला हाफ और हाफ यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। तो ये आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आपके कोर्स में आपको मालूम होना चाहिए। हम इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आपको करा देते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक वायर L है और उसमें फोर्स लगाकर सपोज करिए DL इसको आपने एक्सपैंड कर दिया, खींच दिया है, और टोटल खींचते खींचते L तक ले गए, स्मॉल L तक खिंचाई की है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यंग मॉडुलस हम जानते हैं y इज इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल अपॉन एल। यहां स्मॉल एल है डेल्टा एल की जगह, तो एल अपॉन कैपिटल एल लिख दिया। तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, y इंटू ए इज इक्वल टू एल अपॉन एल। ये ऊपर से ही लिख दिया, कोई नई चीज यहां नहीं लिखी है। अब नाउ फर्दर इलोंगेशन ऑफ डीएल, जो हमने फोर्स लगाया है वो डीएल से मान लीजिए खिंच गया है, थोड़ा सा खिंचा है, एक्सटेंड हुआ है। तो कितना वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन, छोटा सा वर्क डन क्या होगा, फोर्स एफ इंटू डीएल। भाई जो वर्क डन होता है वो फोर्स, क्योंकि छोटा सा इंक्रीमेंट है, एक्सटेंशन है, तो फोर्स कांस्टेंट ले लिया, फोर्स इंटू डीएल। अब टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं कि भाई ये 0 से लेकर L तक एक्सटेंड करने में कितना वर्क डन लगा। तो 0 टू L dw का इंटीग्रेशन 0 टू L एफ डीएल। एफ की वैल्यू यहां से रख दो, तो यहां पर देखिए एफ की वैल्यू रख दी, ये जो लिखी थी वाई ए एल बाई एल इंटू डीएल। अब ये वाई ए एल तो कांस्टेंट होता बाहर चला जाएगा, और स्मॉल एल का इंटीग्रेशन करोगे तो एल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। एल स्क्वायर अपॉन 2, फिर लिमिट लग दो L टू 0। ये समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। ये वाई ए अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू L एल डी एल, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी यहां देखिए, तो वाई ए अपॉन एल, और ये वैल्यू हो गई एल स्क्वायर अपॉन 2 0 टू L। अभी आप जानते ही हैं कि वाई ए अपॉन एल लगा, एक बार हम इसकी जगह L की जगह ये 2 चाहो तो बाहर ले लो, ये L की जगह L पुट किया तो L स्क्वायर, फिर इसकी जगह लोअर लिमिट की 0 स्क्वायर, और उसके बाद ये फॉर्मूला आपको मिल गया। तो ये क्या हुआ, वाई ए एल एल स्क्वायर बाई 2। ये क्या है, उतना वर्क डन जो आपने किया है, और यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई W इज इक्वल टू हाफ वाई एल अपॉन एल का होल स्क्वायर। ये देखिए यहां पर इसको L से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल का स्क्वायर, और ए ये एक एल ऊपर चला गया, ए एल ऊपर। ये इसलिए लिख लिया कि हमें इसको याद करना आसान हो जाए। अब यहां पर देखिए ये हाफ है, ये यंग मॉडुलस हो गया, ये हो गया स्ट्रेन, एल अपॉन कैपिटल स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, यानी एरिया इंटू लेंथ यानी वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इसी में आप लिख सकते हैं y को स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो आ जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो भाई पर यूनिट वॉल्यूम में तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला निकल आया आपकी पर यूनिट पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरा मैंने आपको
कंप्लीट कर दिया चैप्टर 1 घंटे के आसपास, सारी चीज आपको पढ़ा दी एकदम सरल भाषा में, प्रेम पूर्वक, नो हड़बड़ी के साथ में। जाने से पहले मैं याद दिला दूंगा कि अगर फिजिक्स में आप डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं, स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल डेरिवेशन नहीं बन रहे हैं, तो टाइम वेस्ट मत करिए, ज्यादा समय नहीं है। द्रोणा 1.0 में आकर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरी लाइव क्लास होती है, साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में और डिटेल्ड वर्जन में इसको रिकॉर्ड किया है, जो आपको मिल जाएंगे। साथ में चैप्टर वाइज असाइनमेंट या वर्कशीट भी मिलेगी, जो कि फुली सॉल्व होती है। तो एक पावरफुल पैकेज है। अगर आप 97% स्कोर करना चाहते हैं तो द्रोणा 1.0 ले लीजिए। किस्मत ने साथ दिया तो आप 100 में 100 भी ला पाएंगे। दूसरी बात, क्योंकि एनसीईआरटी बुक या एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज एंड एग्जांपल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पर्पस से भी, और कंपटीशन जो आने वाले समय में देंगे वहां भी। तो अगर आप उस पर फोकस करना चाहते हैं तो आपके लिए कोर्स है एनसीईआरटी निश्चय। यहां पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे वीडियोस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स के भी सारे वीडियो मिलेंगे। ये वीडियो कोर्स है। पूरी किताब में जहां जहां जो क्वेश्चन एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स के हैं, सबका वीडियो सोल्यूशन बिल्कुल सरल भाषा में आहिस्ते से बताया गया है, हड़बड़ी नहीं कि केवल एक क्वेश्चन करना उस पर्पस से, पूरा समझा के। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं द्रोणा 1.0 या एनसीईआरटी निश्चय, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा 1.0 या एनसीईआरटी निश्चय भी दिखेगा। जो भी सुटेबल है उसको लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आपको अगर ये अरविंद सर की मेहनत पसंद आई है, कम समय में क्लैरिटी के साथ सारे कॉन्सेप्ट को सिखा देने की बात, तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिजिक्स का टॉप क्वालिटी कंटेंट सुपर इजी लैंग्वेज में। और हां, ये वीडियो अगर वाकई हेल्पफुल रहा हो तो एक पॉजिटिव मोटिवेटिंग कमेंट जरूर डालिएगा, वो मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, जिससे कि आपका ट्रेमेंडस फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।